नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, एप्स्टीन फाइल, इसकी जो सीरीज चल रही है, श्रृंखला जो चल रही है, उसने दुनिया को हिला रखा है और दुनिया के साथ साथ भारत भी कहीं ना कहीं चिंतित भी है और हिला भी हो। यहाँ जो देशवासी हैं, उनकी चिंता इसी बात को लेकर है कि कहीं कहीं वो जो सेक्स स्कैंडल है, जिस तरह के चित्र निकल रहे हैं दुनिया के कई देशों के प्रमुख लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक हस्तियां हों या फिर व्यापार जगत की हस्तियां हों या और अन्य क्षेत्रों के जो महारथी हैं, उनके नाम, उनके चेहरे जो उजागर हो रहे हैं, भद्द पिट रही है दुनिया में अलग अलग देशों की। और जो निकला हुआ है भारत को लेकर, ये इस स्टीन फाइल को लेकर कहा जा रहा था कि 19 दिसंबर वो दिन होगा जो भारत की राजनीति में भूचाल ला सकता। और ये कोई आम किसी शख्स ने नहीं कहा है, आपको ध्यान होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान तो क्या कुछ कह चुके थे। उन्होंने तो ये तक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पद भी त्यागना पड़ सकता है, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। खैर, वो उनकी अपनी बातें, उनकी दावें, लेकिन इस पूरे मसले पर जो चुप्पी है, खामोशी है, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, एनडीए की जो सरकार है, वो जिस चुप्पी के साथ, जिस खामोशी के साथ, बहुत कुछ वहां से निकला नहीं। और ये एप्स्टीन फाइल तो है अपनी जगह, लेकिन और भी कुछ कुछ चीजें निकलती रही हैं। लेकिन चाहे वो मोदी से जुड़े मामले रहे हों, उनके कुनबे से जुड़े मसले रहे हों, कभी प्रतिकार होता नहीं दिखा है। तो अब ये जो मामला है, ये मसला है जो बेहद गर्म है और कहा यह जा रहा है 19 तारीख हो चुकी है। हम तो जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब कुछ घंटों बाद अगली तारीख हमारे देश में लग जाएगी, लेकिन यूएस में हो चुका है वो सुबह जो होना था और जो होना है। लेकिन गुरुवार को आई, गुरुवार देर रात वहां एक आई जिसमें 68,000 तस्वीरें वो जो हैं उसको रिलीज किया गया। जो वहाँ ओवरसाइट कमेटी है, हाउस ओवरसाइट कमेटी के जो डेमोक्रेटिक के सांसद हैं, उन्होंने रिलीज किया है। और नामी ग्रामी चेहरे, अलग बिल गेट्स का भी है और भी कई वाले नामी ग्रामी है। तो निगाह नजर दुनिया की इस पर है और भारत की इसलिए भी है कि जो यहाँ कयासबाजियां, जो अटकलें, जो कहीं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या और भी क्षेत्र हैं जहां बातें हो रही हैं, तो निगाह नजर लगी हुई है। तो ये मामला है। और उसके अलावा एसआईआर जिसने तूफान पैदा किया था बिहार में जो कुछ हुआ आपने देखा ही देखा था। और अब तमिलनाडु और जो पश्चिम बंगाल, जहां 2026 में चुनाव होना है, वहां का वो जो वोटर लिस्ट, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, 97 लाख नाम तमिलनाडु में कटे हैं। फिर आप यदि पश्चिम बंगाल देखिए तो वहां 58 लाख नाम कटे हैं। बहुत कुछ है, ये कई विषय हैं, सारे विषय जो हम देश की बात में बात करते हैं प्रोफेसर अभय दुबे साहब से चलेंगे उनके पास समझने बूझने के लिए। चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो, चाहे एसआईआर का मसला हो, या फिर जो संसद का सत्र समाप्त हुआ वहां जिस तरीके से, चाहे वो शांति बिल, परमाणु ऊर्जा निजी कंपनियों की एंट्री वाला जो बिल रहा, बीमा में 100% एफडीआई, बहुत सारे मसले मामले। चलते हैं सीधे प्रोफेसर अभय दुबे साहब के पास। जुड़ गए अभय सर। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अबे सर, ये जो स्टीन फाइल है, 19 दिसंबर की तारीख मुकर्रर थी और ये कहा जा रहा था कि बहुत कुछ 95,000 के लगभग तस्वीरें आनी। और गुरुवार देर रात एक जो अपलोड हुआ है वहां 68,000 तस्वीरें, और उसमें दुनिया के कई नामी गिरामी लोग हैं। और भारत में जिस तरह का बड़ा बेसब्री से इंतजार है, बहुत सारे नाम आए हैं, कुछ कुछ उसे लेकर कयासबाजी का दौर है। तो कुछ घंटे शायद और ऐसा मानकर चला जा रहा है। तो पहले तो एप्स्टीन फाइल पर आप हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिएगा सर। देखिए, एप्स्टीन फाइल जो है वो तो अमेरिका का दुर्भाग्य है, डोनाल्ड ट्रंप का दुर्भाग्य है, अमेरिकी लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि वहां इस तरह की किरदार हैं। और जो आज राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी उनके साथ जोड़ा जा रहा है। उनकी एक तस्वीर तो पहले भी आ चुकी है जिसके अंदर वो सुनहरे बालों वाली एक लड़की के साथ हैं। उस लड़की का चेहरा छपा दिया गया था उस तस्वीर में, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इट्स नॉट, दिस पिक्चर इज नॉट ए बिग डील एट ऑल। मतलब ये कह के उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी नेता का, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का, किसी पूंजीपति का या किसी और हस्ती का एप्स्टीन फाइलों में नाम आ जाए, उसकी तस्वीर आ जाए या उसकी गतिविधियां दस्तावेज बंद होकर हम लोगों के सामने आ जाएं, तो यहां तो उस व्यक्ति को सिर छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
वो डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में ये नहीं कह सकता व्हाट्स ए बिग डील इन इट, ये डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में वो नहीं कह सकता। वहां तो जो तस्वीरें अभी उन्होंने जो प्रकाशित की हैं, जो पब्लिक डोमेन में तस्वीरें लाई हैं, उसके अंदर तो बिल गेट का नाम है, उसके अंदर और एक बड़े पूंजीपति का भी नाम है, एक बहुत बड़े जो लैंग्वेज के फिलोसफर हैं नोम चोम्स्की, उनका भी जिक्र है, उनका भी उल्लेख आया है उसके अंदर। तो ये सब लोग अब बताएंगे कि वो उसमें क्यों है एप्स्टीन के साथ। एप्स्टीन के बारे में हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए 4 पीएम के, कि एप्स्टीन एक फाइनेंसर था बहुत बड़ा, और बाद में उसके ऊपर आरोप लगे कि वो बच्चों का यौन शोषण किया करता था। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियों को वो यौन संतुष्टि देने के बंदोबस्त किया करता था, इंतजाम किया करता था। तो एक तरह से उसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के आरोप थे, और अब तो उसका देहांत हो चुका है। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन गई है जो नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध है। उस डॉक्यूमेंट्री में पहले क्षमा भी मांगी गई है कि भाई इसके अंदर बच्चों के साथ बच्चों के यौन शोषण के को फिल्माया गया है, उसको जो लोग संवेदनशील हैं वो उसका ध्यान रखें। तो अमेरिका तो पूरा का पूरा एप्स्टीन के भंवर में फंसा हुआ है। हमारे सामने सवाल है कि भारत भी उसके भंवर में फंसेगा। देखिए, दुनिया में बहुत सेक्स स्कैंडल होते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी भारतीय सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार हो, मुरारजी की सरकार हो, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, पीवी नरसिंह राव की सरकार हो, उसमें कभी भी इस तरह के नाम नहीं आए, नामों का अंदेशा नहीं आया, इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई। मोदी सरकार के कुछ लोग उसके अंदर हैं, कोई एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति हैं, कौन है, क्या है, कौन सा मंत्री है, यहाँ तक कि यहाँ पे सोशल मीडिया में उनके नाम भी चल रहे हैं। मैं उन नामों को यहाँ लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी हमारे पास किसी चीज का प्रमाण नहीं है। ये बात ही अपने आप में बहुत शर्मनाक है। किसी का नाम आए ना आए वो बात अलग है, ये एक चर्चा होना ही अपने आप में एक शर्मनाक है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो लोग ऊंचे पदों के ऊपर हैं, दरअसल उनको ऊंचे पदों पर रखते समय उनके रिकॉर्ड को ठीक से चेक नहीं किया जाता, या वो अपने रिकॉर्ड को छिपाने में कामयाब हैं। और जब अगर उनका रिकॉर्ड खुलता है तो निश्चित रूप से उनको उस पद से अलग किया जाना चाहिए, और सरकार को और उसको रखने वाले को, चुनने वाले को क्षमा भी मांगनी चाहिए। देखिए, भारत में तो हंगामा मचेगा। भारत और अमेरिकी समाज में बहुत अंतर है। भारत में अगर ऐसा हुआ तो बहुत हंगामा मचेगा, सरकार की साख पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, और पता नहीं उसके कुल मिलाकर राजनीतिक दुष्परिणाम उस पार्टी और उस नेता के लिए क्या हो, कोई कुछ नहीं कह सकता अभी। तो इसलिए हम लोग सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब सारे दस्तावेज सामने आए तो फिर उसके अंदर लोग देखेंगे, समझेंगे कि उसके अंदर किन किन के नाम निकल कर आते हैं। अगर किसी भारतीय का नाम नहीं भी आएगा तो हम लोग थोड़ा तसल्ली की सांस लेंगे, और फिर हम अमेरिकी संदर्भ में उसकी व्याख्या और समीक्षा करेंगे। बिल्कुल। नहीं, अभय सर, आपको ध्यान है कि पृथ्वीराज चौहान जी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के एक बड़े लीडर, और उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 19 तारीख के बाद देश में भूचाल संभावित है, और भूचाल के साथ साथ प्रधानमंत्री जी कुर्सी को लेकर भी उन्होंने कहा था। और इसके अलावा जितने जो सब कयासबाजी है, जो सोशल मीडिया या तमाम तरह से नाम है, उसमें पीएमओ के भी ऐसे शख्स जो कहते हैं कि मीडिया को गवर्न किया करते थे, अलग अलग तरीके की, जो एफएन भट्ट के साथ में सारी चीजें आ रही। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की अपनी एक बहुत महती जिम्मेदारी होती है शायद। और ये भी कहीं निकल रहा है अभय सर कि ये जो सरकार है, इसकी जो निर्लजता वाले बहुत सारे उदाहरण हैं, तो यदि कुछ आ भी जाए तो इससे आप अपेक्षा ना करिएगा, ये भी। लेकिन हाँ, ये इस मामले में ये देखिए, ये सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के सब मामले में बिल्कुल निर्लज है, सांप्रदायिकता के आरोपों के मामले में बिल्कुल निर्लज है। इस मामले में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस मामले में अगर ये फंसे, ये मामला ना तो भ्रष्टाचार का है, आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं है, न ही सांप्रदायिकता का मामला है। सांप्रदायिक होना तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए तमगे की तरह है, वो तो सीने पे सांप्रदायिकता को बैच की तरह लगाए हुए घूमते हैं, तो वो तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो मनी मन खुश जब हम उनके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं तो मनी मन खुश हो जाते हैं, ये बड़ा अच्छा कहा, हम तो ऐसे हैं ही, तो हम उसका क्या बुरा मानना। लेकिन ये मसला कुछ और है। ये मसला, अगर इस मसले में कोई फंसा हुआ आता है, अगर
प्रधानमंत्री दफ्तर का कोई व्यक्ति, बड़ी हैसियत का व्यक्ति फंसा हुआ आता है, तब फिर जवाबदेही बहुत कड़ी होगी और उसमें सारी दुनिया, सारे देश में उसकी बड़ी बदनामी होगी। ये मामला आग की तरह फैलेगा। देखिए, अभी एक वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कपिल मिश्रा ने जो दिल्ली विधानसभा में जो भाषण दिया था, वो पूरा भाषण वीडियो सब लोगों के सामने है और उसमें जिस तरह के ग्राफिक, इस तरह का वर्णन था, बारीक थोड़ा साफ तौर पे वर्णन किया गया था कि प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वो किस प्रकार का आचरण करते थे। अमित शाह का नाम भी था उसमें। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने हम लोगों ने उस वीडियो के, उस कपिल मिश्रा की वीडियो के आधार पर वीडियो बनाए, उनको अपने अपने मीडिया मंचों के ऊपर हमने अपनी बात बोली, उसको लाखों लाख लोगों ने देखा, रॉकेट की तरह वो ऊपर उठा, बहुत बड़ी ऑडियंस, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग उसको मिला। लेकिन सरकार की तरफ से और कपिल मिश्रा की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है इस सवाल के ऊपर। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप बैठे हुए हैं, क्यों? कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। वो तो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे के आधार पर बनाया गया वीडियो था, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अखबारों में तब बहुत खबरें छपी थी, हम सब लोग उसके भी गवाह हैं, उन अखबारों की क्लिप्स भी हम लोगों के पास है, तो वो तो सब है बात। तो ये दूसरा प्रकरण, अगर कोई और दूसरा सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ होता मिलता है, तब तो फिर बात और ज्यादा बन जाएगी, तब ये चीज और फिर उभर के आएगी। तो वो ये सब देखने वाली बात है, ये इसमें नहीं बच पाएंगे, इसमें बहुत मुश्किल होगी उनके लिए। इसके अंदर जो नुकसान होगा वो बहुत गहरा नुकसान होगा। अब सर, जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो भी एप्स्टीन फाइल से कम नहीं, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें करी। और देखिए, जो आपने कहा, कपिल मिश्रा का जो वक्तव्य है, कपिल मिश्रा के इस वक्तव्य के बाद में, वक्तव्य तो पुराना है, जब दोबारा इसको पेश किया गया सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी पर अय्याश होने के उन्होंने आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक हैंडल से, तो उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी की बातें नरेंद्र मोदी के बारे में जो लोग पहले गंभीरता से नहीं लेते थे, वो उन बातों को अब नए सिरे से देखने लगे हैं। उनको लगने लगा कि नहीं, इन बातों में दम है। तो सुब्रमण्यम स्वामी तो खुल के बातें सारी कहते हैं ना, और कहीं कोई खंडन नहीं, कहीं कोई प्रतिकार नहीं, कुछ भी नहीं है, आज तक नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। अब अब इधर इसमें जो इसके साइड इफेक्ट्स क्या, देखिए, इसमें ये भी होता है कि ये जो है हथियार की तरह उपयोग होता है देशों को कहीं ना कहीं, इस तरह के बड़े नेतागण हैं या जो सरकार से जुड़े लोग हैं या जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं जिनकी कनेक्टिविटी सरकार से, इनको फंसाकर और ब्लैकमेलिंग जैसी भी बातें होती हैं। और अभी जो चीजें निकल रही है, देखिए देश में जो कुछ चल रहा है, अभी हम संसद का सत्र समाप्त हो गया आज, और संसद के सत्र के समापन के साथ 8 बिल पारित हुए हैं, पास हुए हैं। और 8 बिल में वो शांति बिल, परमाणु ऊर्जा जिसमें निजी कंपनियों को एंट्री, फिर जो बीमा के क्षेत्र में 100% एफडीआई, ये क्या कोई साइड इफेक्ट्स के तौर पर देख सकते हैं कि देखिए, जो यूएस तो हमें लगातार कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा है और ट्रम्प खारिज करते हैं, ट्रम्प हम पे टैरिफ थोपते हैं, उस एंगल से कुछ इसमें कुछ देखा जा सकता है सर? देखिए, जो परमाणु ऊर्जा का प्रश्न है वो मेरी निगाह में काफी आपत्तिजनक है। परमाणु ऊर्जा वाला सवाल, अगर आप निजी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को दे देंगे, तो दुनिया में ऐसे बहुत से रोग कंट्री हैं, बहुत से ऐसे दुष्ट कंट्री है, दुष्ट देश हैं जो एटम बम बनाना चाहते हैं। और एटम बम, जो परमाणु ऊर्जा बनाने में जिस सामग्री का इस्तेमाल होता है, उसी सामग्री का इस्तेमाल एटम बम बनाने में होता है। मतलब एटॉमिक रिएक्टर बनाने में जिस सामग्री का इस्तेमाल होता है, वही टेक्नोलॉजी, वही सब लोग एटम बम बनाने की सामग्री भी मुहैया कराते हैं। तो पाकिस्तान जैसे देश, उत्तर कोरिया जैसे देश, ये देश जो है सारी दुनिया में न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी करने और उसको गैर कानूनी रूप से उनका भंडारण करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, अब जब तक सरकारी क्षेत्र का उसके ऊपर कड़ा नियंत्रण है, तब तक इसकी संभावनाएं कम रहती हैं। जैसे ही निजी क्षेत्र में जाएगा, वैसे ही उतना नियंत्रण ढीला हो जाएगा उसके ऊपर। अब निजी क्षेत्र से मान लीजिए ये सामान चोरी होता है या टेक्नोलॉजी चोरी होती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिरकार न्यूक्लियर एनर्जी को निजी क्षेत्र में देने की आवश्यकता क्या है? अगर निजी क्षेत्र बिजली बनाना चाहता है, तो बिजली तो बहुत से तरीकों से बनती है भाई। पानी से बिजली बनती है, हवा से बिजली बनती है, बिजली सूरज से बिजली बनती है, बहुत तरीके से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है। तो वो जो एटॉमिक बिजली
जो काफी महंगी होती है। एटॉमिक बिजली सस्ती नहीं होती है, वो काफी दुनिया में आज तक परमाणु ऊर्जा जो है, परमाणु ऊर्जा बहुत जिसे कहते हैं आर्थिक रूप से लाभप्रद चीज नहीं है। तो प्रश्न इस बात का है, निजी क्षेत्र इसके अंदर निवेश क्यों करेगा? भाई दुनिया में कौन सा ऐसा बड़ा पूंजीपति है जो कि एटॉमिक एनर्जी में पैसा लगाकर मुनाफा कमा रहा है? अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम याद हो तो बताइए। कम से कम मुझे तो, मेरी तो स्मृति में कोई आ नहीं रहा, याद में कोई आ नहीं रहा है। ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है इसके लिए निजी क्षेत्र लाइन लगाए खड़ा हुआ हो कि हमें दे दीजिए, हम इसके अंदर ये कर लें। ये सब कैसे होगा, क्या होगा, क्यों कर रही है मोदी सरकार ये, इसके पीछे तर्क क्या है? भाई बिलों तो पे चर्चा ही, बिलों पे चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय आप अपने एक तरफ इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसमें एक तो मानव जाति का जो संहारक अस्त्र है एटम बम, उसके बनने के अंदेशे इसके अंदर है। और एक ऐसे देश जो कि ऐसे बम बनाने के मंसूबे रखते हैं, वो चोरी छुपे सब ये काम करते हैं। एक तरफ तो सारी दुनिया में एटमी अप्रसार, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का आग्रह है, दूसरी तरफ इसमें आप सरकारी क्षेत्र से निकाल के उसको निजी क्षेत्र में दे रहे हैं। भाई कम से कम मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या किस प्रकार का आग्रह है, ये क्यों दिया जा रहा है? अबे सर इसमें देखिए, वो जो वीबीजी रामजी बिल जो था, वो तो कल तो लोकसभा में हो गया था और फिर पूरी रात राज्यसभा, और उसमें जितनी सब कुछ हुआ और वहां से भी, और वो आपने रिजिजू को सुना था कि आप करते रहिए, हम तो पारित करके रहेंगे, पारित होगा ये बिल, ये जो दम्भ है हो गया। और दूसरा जो मैं बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई, यही भारतीय जनता पार्टी एक दौर में, और हमारी बीमा जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हालत कितनी खस्ता है। हर चीज को आप कहां ले जा रहे हैं, आप देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए भारत में अभी भी 65-66% आबादी गांवों में रहती है। बहुत बड़े पैमाने पर अकुशल मजदूर गांवों में रहता है, और शहरों में जो अकुशल मजदूर है, जब उसकी ऊपर कोई आफत आती है कोविड जैसी, तो वो गांव की तरफ भागता है। हमें पता है कितने बड़े पैमाने पर मजदूर कोविड के दौरान लंबी लंबी पैदल प्राणांतक जोखिम भरी यात्राएं करके, जिसमें उनके जीवन के लिए खतरा था और उसमें बहुत से लोग मर भी गए, बच्चे भी मर गए, वो लोग अपने गांवों में गए। फिर वो गांव से वापस नहीं गए, लौट के आए, गांव में रह गए। वहां पे वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम चला रहे थे, इसी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के जरिए अपना काम चला रहे थे। ये रोजगार के अधिकार को लोगों को देने वाली योजना थी, और इसके अंदर ये भी प्रावधान था, अगर लोगों को रोजगार नहीं दिया जा पाएगा तो उसके बदले में उन्हें मुआवजा मिलेगा। अच्छा, अब सरकार इसको बदलना चाहती है, वो लोग वापस नहीं गए, सरकार ये इंतजाम कर रही है कि उन्हें गांव में रोजगार मिले ही ना। इसके लिए ये तथाकथित रामजी वाले नाम का ये बिल बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है। उसका बहुत सरकार ने एक तरीका निकाला है कि जो हम केवल 60 रुपए खर्च करेंगे, 40 रुपए राज्य सरकार को खर्च करने पड़ेंगे। राज्य सरकारों के पास पैसा है नहीं है। हाँ, राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोगों को कम से कम रोजगार दिवस प्राप्त हों। जितने कम रोजगार दिवस प्राप्त होंगे उतना ही उसका 40% कम सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए गांव में जो बड़े पैमाने पर श्रमिक लौटे हैं कोविड के दौरान शहर से, और फिर वो वापस नहीं गए शहरों में काम करने के लिए, अब उन सबके ऊपर दबाव पड़ेगा कि वो रोजगार के लिए फिर से शहरों में जाएं। ये दरअसल उन श्रमिकों को शहरों की तरफ धकेलने के लिए ही किया गया है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। ये विश्व बैंक की नीति है कि गांव से जो श्रमिक वर्ग है उनको शहरों की तरफ धकेला जाए, श्रमिक जनता है शहरों की तरफ धकेला जाए। उसके लिए सरकारों को उसने आदेश दिया था कि आप अपने यहाँ स्किल मंत्रालय बनाइए, स्किल मिनिस्ट्रीज बनाइए। भारत में भी उसी आदेश के तहत स्किल मिनिस्ट्री बनाई गई। हालांकि वो पूरी तरह फ्लॉप है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ शुरू में, उसके मंत्री को भी हटाया गया, और जितने भी लोगों को कौशल सिखाने के लिए जो इंतजाम किए गए, वो सारे के सारे उसमें पैसा खा लिया गया, बड़े पैमाने पर उसमें घोटाला हुआ। और अभी भी मोदी जी का ये मंत्रालय पूरी तरीके से बिल्कुल नाकारा पड़ा हुआ है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती है, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है, सब लोग चुप रहते हैं।
इस बारे में। तो लोगों को स्किल्स देने का, लोगों को कुछ कौशल प्रदान करने का जो इंतजाम सरकार ने किया था, वो इंतजाम नॉन स्टार्टर है, वो कुछ हुआ ही नहीं उसके अंदर। ऊपर से पूरी कोशिश की जा रही है कि देहातों के जो ग्रामीण मजदूर हैं, अकुशल मजदूर हैं, उनको शहरों की तरफ धकेला जाए। मनरेगा को खत्म करके उसकी जगह ये नया कानून लाने के पीछे ये एक खुफिया मकसद है, ताकि उनको गांव में रोजगार मिले ही नहीं। जब गांव में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जिंदगी जीवन चलाने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे, तो फिर से शहरों की तरफ यात्राएं करेंगे। ये इसके पीछे मकसद है उसका। इस बात को कहा नहीं जा रहा है, जबकि असली बात यही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इनका हर तरफ एक हिडन एजेंडा होता है। मैं आपका और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 सूबे हैं जहां 2026 में विधानसभाओं के चुनाव होना है, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश और बाकी 4 राज्य बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी जो है। और सर आपने बिहार में देखा था, बिहार में जो एसआईआर के सारे दुष्परिणाम सामने रखे थे, किस तरीके से क्या सरकार की जो मंशा थी हो गई। अब सर निकल कर आ रहा है जो एसआईआर को लेकर जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है आज, उसमें 97 लाख वोट्स तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोट नाम कट गए हैं। तो क्या इसको कैसे डिकोड कीजिएगा, ये क्या है? ये वही सब कुछ जो बिहार था उसी की एक अगला एपिसोड है, ऐसा हम देखिए मान सकते हैं? ज्यादा बड़ा है संजीव जी, ये जो हो रहा है बिहार में तो उसकी केवल झलक थी। जो तमिलनाडु में हो रहा है या और दूसरी जगहों पे जो हो रहा है, ये उससे ज्यादा बड़ा है, हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, उससे ज्यादा बड़ा है। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो और भी ज्यादा बड़ा है। उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं। अगर आप 4 करोड़ का उन्होंने जो आंकड़ा दिया है उसको अगर आप एक बार कह दें, उन्होंने अंदाज से कह दिया होगा, तब भी 3 करोड़ से ज्यादा, 3.5 करोड़ के आसपास वोट वहां काटे गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर, दिसंबर को आएगी, 31 खत्म हो रहा है उनका डेडलाइन है 31 कितने बड़े पैमाने पर लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का काम ये एसआईआर कर रही है। अब किन लोगों को वंचित किया जा रहा है, किनके वोट कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, ये इसके अलग अलग संदर्भ हैं अलग अलग प्रांतों में। और ये पूरी एसआईआर जो है मतदान के जरिए जिस तरह सामान्य व्यक्ति लोकतंत्र के साथ अपने रिश्ते को परिभाषित करता था, उसको उस परिभाषित करने की उस प्रक्रिया को एसआईआर ने पूरी तरीके से पलट दिया है। संविधान कुछ और कहता है और एसआईआर कुछ और करवा रही है। यह स्थिति है। अब इस कटे हुए वोट कटे हैं, कुछ जगहों पे वोट जोड़े भी जाएंगे, तो वोट किनके जोड़े जाएंगे, कैसे क्या जोड़े जाएंगे, ये सब डिकोड करना बड़ा मुश्किल है अभी। नहीं तो हम क्या तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बिहार जैसे कुछ दृश्य देख सकते हैं, ऐसा हम मान के चलें जो इनकी मंशा है बीजेपी की? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बूथ लेवल अफसर जो होता है वो राज्य सरकार का कर्मचारी होता है जी। राज्य सरकार उसको नियंत्रित कर सकती है अगर करना चाहे तो वो चुनाव आयोग के लिए काम करते हुए भी दरअसल उसको राज्य सरकार की संवेदनशीलताओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा उसे। तो जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर विपक्ष ये उम्मीद कर सकता है कि वहां एसआईआर के जरिए जो गैर बीजेपी वोट है उसके ऊपर ज्यादा विपरीत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश तो बीजेपी की सरकार है, वहां भी समस्या है। वहां बीजेपी का और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में टकराव है। योगी बनाम मोदी शाह है वहां पे उत्तर प्रदेश में। तो इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के उपकरण के जरिए चुनाव आयोग की और केंद्र की जो साठगांठ है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अंदरूनी हिसाब किताब साफ करने, योगी के खिलाफ हिसाब किताब साफ करने के लिए भी एसआईआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब पानी किधर मरेगा, किस करवट ये पूरी कवायद जाएगी,
इसके ऊपर हम लोगों को बहुत नजदीकी निगाह रखनी पड़ेगी। फिर हम लोग धीरे धीरे करके डिकोड कर पाएंगे कि इसका पूरा मतलब क्या था और इसके पीछे इरादा क्या था। सर 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 इसमें ये भी बड़ा दिलचस्प है, ममता बनर्जी चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख रही हैं, वहां लगातार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का एक दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन वहां बीएसएफ दावा कर रहा है कि हर दिन जो है हम 150 अवैध बांग्लादेशी वापस, बीएसएफ कह रहा है हम वापस भेज रहे हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है, एक विफलता किसकी है? ये तो केंद्र की सरकार का हुआ ना, ये तो कि उनके रहते और बांग्लादेशी घुसा है, घुसपैठिए, और घुसपैठिए की बात बार बार वो करते देखिए, हैं। बीएसएफ जो कह रहा है इसका कोई सबूत नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कह रही है इसका प्रमाण क्या है? कौन इसकी तस्दीक कर रहा है? किसी घुसपैठिए का पकड़ा जाना, उसकी शिनाख्त होना, उसकी गिरफ्तारी होना, गिरफ्तारी होके उसको एक जगह रखा जाना, फिर उसका प्रत्यर्पण करना, उसको वापस भेजना, ये एक बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कानूनी प्रक्रिया है। इस कानूनी प्रक्रिया को किसी शॉर्टकट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आखिरकार कौन है जो बीएसएफ को उन घुसपैठियों को प्रदान कर रहा है? बीएसएफ कैसे घुसपैठिए? बीएसएफ के पास घुसपैठिए की शिनाख्त करने का क्या तरीका है? बीएसएफ ये जरूर कर सकती है कि अगर कोई गैरकानूनी रूप से सीमा पार कर रहा हो उसको पकड़ सकती है बीएसएफ, वो मैं मानता हूं, और पकड़ के बीएसएफ उसको वापस भी भेज सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है और किसी कैंप में भी रख सकती है, ये सब बात तो मानता हूं। लेकिन जो घुसपैठिए एसआईआर के दायरे में हैं, अगर हैं तो उनकी शिनाख्त करना तो बीएसएफ का काम नहीं है। बीएसएफ वहां तैनात भी नहीं होती है। बीएसएफ तो बॉर्डर पर तैनात होती है, वो वहां कर सकती है, वहां घुसपैठियों को पकड़ सकती है। अगर वो घुसपैठिया कलकत्ता में बैठा हुआ है, मतलब कोई घुसपैठिया हावड़ा में बैठा हुआ है अगर, तो वो पकड़ नहीं सकती उसको बीएसएफ। बिल्कुल तो बिल्कुल, बड़ा अजीब। बीएसएफ की तरफ से जो कहलवाया जा रहा है, मेरा मानना है कि बीएसएफ से ये बातें कहलवाई जा रही हैं ताकि इस प्रकार का माहौल बन सके कि घुसपैठिए बहुत हैं और एसआईआर करना इसीलिए उचित है। हर हर उसको टूल बना रखा है उन्हें, कोई हो उनको किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो, संवैधानिक पद हो, सेना हो, जहां जैसा उपयोग करना है। अबे सर एक मसला और भी है जो बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वाला है, अब तो वो उसकी आग फैलती जा रही है। जम्मू कश्मीर से निकला है वो महबूबा जो मुफ्ती जो वहां की पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी बिटिया रानी मैदान में, और वो इल्तिजा मुफ्ती कह रही है कि ये जो है, और उनका जो डिफेंड हुआ बड़ा शर्मनाक सा पूरा सीन है। और ये जो आग लगी, और अब तक कहीं कोई इसे लेकर ना तो सत्तारूढ़ दल से किसी की कोई, मतलब ये इसको क्यों आग भड़काई जा रही है, क्या पीछे मकसद देखते हैं आप? देखिए, कोई इस पूरे प्रकरण के जो नीतीश कुमार ने किया, इसके दो तरह के समर्थक हैं। एक वो समर्थक हैं जो चुप रह के इसको समर्थन दे रहे हैं, मौन है, चुप बैठे हुए, जबकि उन्हें बोलना चाहिए। एक वो है जो मुखर रूप से समर्थन कर रहे हैं, जैसे गिरिराज सिंह है या निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद हैं, इस प्रकार के लोग हैं, कर रहे हैं उसमें। तो ये सब लोग बार बार राजनीति में बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं, संविधान की दुहाई देते रहते हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर संजय निषाद तक और नीतीश कुमार तक, सब लोग ये सब संविधान के बड़े भारी श्रद्धा है संविधान के प्रति। अगर इनमें संविधान के प्रति जरा भी श्रद्धा होती तो इन्हें पता होना चाहिए था कि भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को उनके सांस्कृतिक अधिकार, उन्हें सांस्कृतिक अधिकार देता है। धार्मिक समुदाय संविधान की तरफ से अपने सांस्कृतिक अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। सांस्कृतिक अधिकारों में शिक्षा संस्थाएं चलाना, अपने तरीके से कपड़े पहनना, अपनी पूजा पद्धति, इन सब चीजों का इस्तेमाल करने का उन्हें पूरा अधिकार संविधान देता है। संविधान इसी मायने में पश्चिम के संविधानों से अलग है। पश्चिम के संविधानों में व्यक्ति को इकाई मानकर व्यक्तिगत आजादी के वो अधिकार उसको दिए गए हैं। भारत का संविधान समुदायों को भी अधिकार देता है। इस मामले में भारत का संविधान पश्चिम के संविधानों से अलग है। उस लेडी डॉक्टर जो हिजाब पहने हुई थी, वो कोई घिसी पिटी या दकियानूसी किस्म की औरत नहीं थी। उसने एक कॉलेज में जाकर डॉक्टरी पढ़ी है और वो डॉक्टरी पढ़कर सरकारी नौकरी उसने प्राप्त की। वो नीतीश कुमार से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही थी, और वो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के पहले, अगर मुख्यमंत्री का मंच है तो उसका प्रोटोकॉल होता है, उसको पहले अपने आप अपनी शिनाख्त करानी पड़ती है।
मंच पे उसका हिजाब हटाना या हटाया जाना कोई आवश्यक नहीं है। वो अपनी शिनाख्त कराने के बाद आती है मंच के ऊपर। निश्चित। जिस तरीके से आप वोट डालने जाती हैं, हिजाब लगाए, बुर्का पहने औरतें, तो अपनी शिनाख्त करानी पड़ती है। हवाई अड्डे पे अपनी शिनाख्त करानी पड़ती है। कहीं भी जहां पर सरकारी लोग शिनाख्त मांगेंगे तो वहां वो शिनाख्त कराती हैं अपनी। उसके लिए उसका बुर्का नोचा नहीं जाता है, उसका घूंघट हटाया नहीं जाता है, उसका दुपट्टा नहीं खींचा जाता है, उसका हिजाब नहीं खींचा जाता है। नीतीश कुमार ने करके बहुत गलत काम किया। उन्होंने एक संविधान विरोधी, कानून विरोधी काम किया और अब वो जिद पकड़े हुए हैं कि उसके ऊपर माफी नहीं मांगेंगे। अगर वो माफी मांग लेते तो बात खत्म हो जाती पूरी की पूरी। और उनको लगातार शह दी जा रही है इस बात को लेकर। बेतुकी दलील, बेवकूफी कर रहे हैं ये लोग नीतीश कुमार वगैरह इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। इन सब चीजों के उनको, इन सब लोगों को नुकसान होंगे। ये नुकसान तुरंत नहीं होते हैं, ये देर सवेर होते हैं नुकसान। ये एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को मुसलमान लोग नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं थे, मुसलमान, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से नीतीश कुमार ने अब जो लोग उनसे हमदर्दी करते थे उनको अपने से नाराज कर लिया है। और गिरिराज सिंह वगैरह का तो छोड़ ही दीजिए, इनका तो काम ही दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मैं वही लौट के खत्म करूंगा जो एप्स्टीन फाइल से मैंने शुरू किया था। मैं आज सुबह जब संसद का सत्र समाप्त हुआ, अनिश्चित कालीन जो जो शीतकालीन सत्र था उसकी घोषणा हुई, उसके बाद एक चाय पार्टी हुई। चाय पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी और तमाम दल वहां पहुंचे हुए थे। हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे। देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, और लगातार हम चाहे संसद के भीतर हो, सड़क पर हो, और अभी हो जब 3 देशों की यात्रा से लौटे और बड़ा सम्मान मान, ओमान में सम्मान, यहाँ मान वहां सम्मान, सुल्तान से यहाँ हालत दूसरी है कि मुसलमानों को आप यहाँ गरियाते हैं, गालियां बकते हैं, और वहां आप सम्मान कराते हैं, गले मिलते हैं। तो जो ये बॉडी लैंग्वेज है सर, ये कुछ कहती है कि एप्स्टीन फाइल जो है वो दहशत तो इन्होंने फैला रखी है, पैदा तो है दहशत की, कहीं हो गया तो फिर देखिए हम लोग चाहें तो इन चीजों को जोड़ सकते हैं आपस में। प्रधानमंत्री की जो ढीली ढाली देह भाषा है उसको जोड़ सकते हैं एप्स्टीन फाइल की जो अफवाह है उसके साथ में, लेकिन मैं उसको अभी जोड़ने से थोड़ी परहेज करूंगा सर, जब तक कि कोई प्रमाण उसमें ना मिल जाए। अभी तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं बहुत करते हैं, थक जाते हैं विदेश यात्राएं कर करके तो उनकी वो थकान वहां दिख रही होगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन लेकिन जो वो तो खुद तो सारी चीजें जानती होंगे, भले ही उनकी अपनी बहुत दूरी हो, लेकिन उनसे जुड़े लोग और उनसे छुपा तो शायद होगा नहीं। बहरहाल हमारे देश की बदनामी ना हो, वहां से जो एप्स्टीन फाइलें निकले तो यही शायद चाहते हैं कि हमारे देश के किसी व्यक्ति का उसमें नाम ना आए, ना वरना आए। हमारी नाक कट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम सरकार किसकी है किसकी नहीं है आती रहे हाँ, जाती रहे, लेकिन हमारा देश जो हम सब लोगों से कटेगी। सिरमौर हो दुनिया में, वो उसकी वो कम से कम बनी, ये लांछन हम पे ना लगे, यही हम ईश्वर से। सही बात, अबे सर सही बहुत बात। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हम लोग हमारे दर्शकों को सारा कुछ जितने विषय थे सबको आपने बहुत बखूबी समझाया। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, धन्यवाद। तो मित्रों आप सुन रहे थे अभय दुबे जी को। एप्स्टीन फाइल, उसकी जो अगली किस्त, भारत से जुड़ा जो कहीं बार बार जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और जो बातें कयास तमाम चल रहे हैं, और हम लोग तो जैसा अभय सर ने भी कहा और हम भी यही कह रहे हैं कि ईश्वर ना करे हमारा देश जो है इस मामले में कम से कम बदनाम ना हो। और ये बदनामी हुई तो फिर बहुत, हम जहां खड़े हुए हैं वैसे ही वहां बहुत मुश्किलात हैं, हर मोर्चे पर मुश्किलात हैं। और फिर ये अगर ये होता है स्कैंडल और हम इसमें पाए जाते हैं तो फिर क्या कुछ होगा, उसकी कल्पना करके मन सिंहर उठता है। ये पूरी चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।